कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जैसा आप सभी को पता है, आज क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 10, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति आपका कंप्लीट हुआ था। तो चैप्टर 10 में आपको वृत्त पढ़ना है, जिसमें सर्कल के बारे में पढ़ना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग है, और इसमें से काफी हाई स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बोर्ड एग्जाम में, वो सारे सॉल्व होने वाले आते हैं, है ना। तो इसको बहुत बेसिक से पढ़ते हैं, क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बेसिक्स बताऊं, जो आपने क्लास 9th में, क्लास 8 में सीख रखा है, बस एक रिकॉल के लिए, है ना। तो ये जो आकृति अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक सेकंड, तो ये जो फिगर आपको अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त यानी सर्कल। अब इसमें बेसिक टर्म्स आपको पता है, क्या क्या टर्म्स आपको पता है। सर, इसके मध्य में एक बिंदु होता है, जो वृत्त के सभी बिंदु से बराबर दूरी पर होता है। इस पॉइंट का नाम हमें पता होना चाहिए। इस पॉइंट को क्या कहते हो आप? तो इस पॉइंट ओ को आप केंद्र कहते हो, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। जो भी वृत्त के अंदर एक बिंदु है, जो वृत्त के सभी बिंदु से बराबर दूरी पर है। ठीक है, डेफिनेशन आपको नहीं ध्यान रखना है, बस ये नाम ध्यान रखिएगा कि केंद्र एक अंदर में है। ठीक है, अगर मैं सेंटर से वृत्त पर किसी बिंदु को मिलाऊं, मान लो ओ और पी को मैंने मिला दिया, तो इस लाइन का क्या नाम है? अगर मैं ओपी लाइन के बारे में आपसे पूछूं, तो ओपी लाइन को आप आर से रिप्रेजेंट करते हो। ओपी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, है ना। इसको आप क्या बोलेगा, त्रिज्या यानी रेडियस। इंग्लिश में रेडियस कहेंगे, हिंदी में त्रिज्या कहेंगे। उसके बाद अगर मैं वृत्त पर कोई भी दो बिंदु लूं, है ना, ये भी आपको पता है, अगर मैं वृत्त पर कोई दो बिंदु लूं, मान लो इसका नाम दे दिया ए बी, और ए बी को मिला दिया, तो ए बी को आप अगर मिलाइएगा, तो ये जो लाइन आपको अभी बनता हुआ दिख रहा है, एक सेकंड, तो ये जो लाइन अभी आपको ए बी बनता हुआ दिख रहा है, इस ए बी लाइन को आप क्या बोलिएगा? तो ए बी लाइन का आपका नाम है जीवा। इसको आप कहिएगा जीवा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कॉर्ड कहते हैं सर। बस नाम ये सारे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक ऐसा मैं जीवा बनाऊं, है जीवा ही, लेकिन जीवा के एक स्पेशल टाइप बना रहा हूँ। कैसा जीवा? जो वृत्त के केंद्र से होकर के जा रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। तो कुछ ऐसा लाइन अगर मैं बनाऊं, देखिए, अगर ऐसा जीवा बनाऊं जो वृत्त के सेंटर से जाकर गुजर रहा है, मतलब उसके केंद्र से होकर के जा रहा है, और इसका नाम मैंने दे दिया मान लो एक्स वाई, है ना। तो एक्स वाई लाइन को आप क्या बोलिएगा? एक्स वाई लाइन को आप व्यास बोलिएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास यानी डायमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो ये सभी नाम सभी को पता है, इतना आपने पहले भी पढ़ा है सर। केंद्र, त्रिज्या, जीवा और व्यास क्या होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास कोई भी वृत्त है ना, अगर हमारे पास कोई भी वृत्त या फिर सर्कल है, तो इसमें कितने त्रिज्या बना सकते हैं। तो आप इस वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु बना सकते हो ना। इस पर बहुत सारे पॉइंट है, पी मान लिया, क्यू मान लिया, आर मान लिया ना। तो आप ओ को पी से मिलाइए तो भी एक त्रिज्या है, ओ को क्यू से मिलाइए तो भी एक त्रिज्या है, ओ से आर को मिलाइए तो भी त्रिज्या है। तो अनंत त्रिज्या बना सकते हैं, अनगिनत बना सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ ओपी की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछ लूं ओ क्यू की लंबाई कितनी होगी, तो क्या बोलिएगा? तो इस 8 वृत्त में सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ही होगा। आपको पता है इस वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होंगी सभी बराबर होंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, एक वृत्त के एक वृत्त के जितनी त्रिज्या होंगी सभी की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो सभी त्रिज्याएं, दोनों त्रिज्या है, तो दोनों का लंबाई बराबर होगा। तो ये बेसिक टर्म्स थे जो हमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, केंद्र, त्रिज्या, जीवा और व्यास। इसके अलावा अगर मेरे पास एक लाइन है, अब आते हैं आपके क्लास 10th के सिलेबस में जो आपको पढ़ना है। अगर आपके पास एक लाइन है जिसको आप रेखा कहते हो, और आपके पास एक वृत्त है एक सर्कल है जिसको आप वृत्त कहते हो, दो चीज है, रेखा और वृत्त। तो इसके पोजीशन कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना। इसके पोजीशन के आधार पर हम क्या क्या नाम देंगे, देखिए। तो पोजीशन के बेस पर, मतलब किस तरीके से आप उसको बना सकते हो, इस बेसिस पर हम तीन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तीन सिचुएशन कैसा कैसा होगा, मैं तीन वृत्त बना दे रहा हूं पहले तो, है ना। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, तीन सर्कल बना दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं इस पर लाइन भी बनाऊंगा। तो पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं एक लाइन कुछ इस तरीके से, जो इस सर्कल से टच भी नहीं किया और ना ही कट करके गया, बिल्कुल बाहर बाहर चला गया, है ना। सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि एक लाइन ऐसा बनाया जो इस वृत्त को टच करके जा रहा है ना। देखो, एक बिंदु पर टच करके गया, ठीक है, सिर्फ स्पर्श एक पॉइंट। रेखा। हाँ, इसको स्पर्श रेखा कहेंगे। और एक लाइन और बना रहा हूँ जो इस वृत्त को दो बिंदु पर कट करके जा रहा है, दो जगह पर काट के छेदक गया। रेखा। छेदक रेखा, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पर जो पहला केस हमें दिख रहा है, केस नंबर 1, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे सर, ये जो लाइन आपको दिख रहा है PQ, इस PQ लाइन को क्या कहेंगे, यह PQ लाइन अप्रतिच्छेदी रेखा है। PQ लाइन कैसा है, अप्रतिच्छेदी मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग, नहीं काट रहा है। अप्रतिच्छेदी मतलब जो प्रतिच्छेद ना करे, अप्रतिच्छेदी रेखा। बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ना नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपको सेकंड केस दिख रहा है, जो आपने ये बोला स्पर्श रेखा, तो इसका नाम अगर मैंने ए बी दिया, तो ए बी लाइन ऐसा लाइन जो वृत्त को एक बिंदु पर कट करके जाए या फिर टच करके जाए, स्पर्श करके जा रहा है ना, तो आप कहेगा सर ए बी एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो ए बी को हम स्पर्श रेखा कहेंगे क्योंकि ये स्पर्श कर रहा है, ठीक है, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा परिभाषा क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो वृत्त को एक बिंदु पर टच करे या एक बिंदु पर कट करे, ठीक है। डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बस आपको समझ जाना है, ठीक है। तो ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है। उसके बाद यहाँ पर आपने ये बोला था छेदक रेखा, अगर इसका नाम मैंने दे दिया एक्स वाई, तो एक्स वाई लाइन जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा, छेदक रेखा कहिएगा। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। अच्छा, स्पर्श रेखा को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, टैंजेंट लाइन कहते हैं, या फिर टैंजेंट, सीधे टैंजेंट कहिएगा काम चल जाएगा, टैंजेंट या फिर टैंजेंट लाइन कह सकते हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा को टैंजेंट और छेदक रेखा को सेकेंड। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछता है, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को टच किया, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने एम, तो इस एम का क्या नाम है, इसका क्या नाम होता है। तो ये पूछता है आपके एग्जाम में कि स्पर्श रेखा वृत्त को जहां पर भी टच कर रहा है उस बिंदु पर, बिंदु एम को क्या कहते हैं, बिंदु एम का नाम होता है स्पर्श बिंदु। जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है ना उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये सब नाम काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा, एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, स्पर्श रेखा और वृत्त के बीच जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसको क्या कहते हैं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। तो इस बिंदु एम को आप ध्यान से देखेगा तो आपको देखेगा बिंदु एम क्या है, लाइन के ऊपर भी है और वृत्त के ऊपर भी है। बिंदु एम कैसा है, इस लाइन के ऊपर भी है और वृत्त के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है। तो बिंदु एम कैसा हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु है। तो उभयनिष्ठ बिंदु को ही क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एक नंबर में बहुत बार पूछता है, ठीक है, तो ध्यान रखेगा, उभयनिष्ठ बिंदु को ही हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। आपसे पूछे स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर कट करता है, तो एक बिंदु पर कट करेगा। और छेदक रेखा छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर कट करता है, तो दो बिंदु पर कट करता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि स्पर्श छेदक रेखा जो है वृत्त को दो बिंदु पर काटेगा, स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर काटेगा। इतना क्लियर सभी को। चलिए, तो इसके आगे हमें थ्योरम नंबर 10.1 पढ़ना है, ठीक है। तो थ्योरम 10.1 क्या कहता है, समझिएगा इसका स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब कहने का मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण बनाना। अगर मैं कोई लाइन ऐसे बनाऊं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, यहाँ पर मान लो इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, तो ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच में अगर ऐसा सिंबल लगा हुआ है तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ब्लू लाइन जो है रेड लाइन पर लंब है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनना। तो कहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप एक त्रिज्या बनाइएगा, त्रिज्या, और त्रिज्या मान लो यहाँ पर आपने बिंदु पी पर बनाया, तो बिंदु पी पर से जाने वाला जो स्पर्श रेखा होगा और ये त्रिज्या जो होगा, रेडियस और स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तो आप क्या बोलेगा, ओपी जो है वो एक्स वाई पर लंब है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, लंब होना। ओपी एक्स वाई पर लंब है, मतलब एंगल ओ पी वाई के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप बोलेगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये समझ में आया। यस सर। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगा। अगर मैं फिगर और बदल कर बनाऊं, हो सकता है आपके एग्जाम में स्पर्श रेखा कुछ इधर बना दे। मान लो मैंने स्पर्श रेखा इधर बनाया, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, थ्योरम 10.1 क्या कहा कि स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर टच कर रहा है उसको हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। मान लो यहाँ पर नाम दे दिया ए, ठीक है, केंद्र बना लीजिए ओ। ओ से अगर मैं ए को मिला दूं, तो ओ से अगर ए को मिलाइएगा तो ये त्रिज्या बन जाएगा, ये रेडियस है आपका। तो यहाँ पर मैं जो एंगल पूछ रहा हूँ, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा बताइए, 90 डिग्री। 90 डिग्री का।
कैसे समझ में आया? हमें पता है त्रिज्या और ये क्या है? स्पर्श रेखा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, तो कोण बनेगा। तो ओ ए जो होगा लंब होगा आपके एक्स वाई का। मान लो इसका नाम एक्स वाई दे दिया, तो ए एक्स वाई पर लंब है। क्लियर इतना? ये समझ में आया? यस सर। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ठीक है। यहाँ पर कोण हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। इसके बाद आपसे पूछता है स्पर्श रेखाओं की संख्या। मतलब मान लो हमारे पास अगर एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है और एक वृत्त है, तो एक बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि बिंदु कहाँ पर है ना। तो आपको 3 केस फिर से यहाँ पर पढ़ना है। क्या क्या? मैं इसके लिए 3 वृत्त बना दे रहा हूँ, ठीक है। समझिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है आपके एग्जाम में। 3 वृत्त में बना रहा हूँ, ठीक है। और पहला केस हम कहते हैं कि ठीक है वृत्त तो बना लिया, अब हमारे पास एक बिंदु P है, ठीक है। अब बिंदु P को मैंने क्या किया, इस वृत्त के अंदर डाल दिया, ठीक है, वृत्त के अंदर डाल दिया। तो मुझे बताइए बिंदु P से होकर के जाने वाला इस वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा बना सकते हैं? बताइए। बिंदु अनंत बनाएगा सर। ने बिंदु P से होकर के जाना चाहिए स्पर्श रेखा, बना करके दिखाइए। देखो मैं बिंदु P से होकर के जाने वाला कोई लाइन अगर बनाऊं तो कुछ ऐसा चला जाएगा ना। तो स्पर्श रेखा हुआ क्या? ये तो छेदक रेखा हुआ, है ना। अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं तो आपको कहोगे, सर ये तो छेदक रेखा हो गया, ये तो स्पर्श रेखा हुआ नहीं। तो इसको हटा देते हैं, एक सर और लाइन कोई बनाओ। नहीं बनेगी। तो एक भी नहीं बनेगा, बिल्कुल बढ़िया। तो हम कहेंगे सर यहां से हम कह सकते हैं अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर में है तो यहाँ पर कोई भी स्पर्श रेखा आप नहीं बना सकते, नो टैंजेंट, ठीक है। तो अगर बिंदु P वृत्त के अंदर है, ठीक है, वृत्त के अंदर है, कुछ इस तरीके से नोट कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। वृत्त के अंदर स्थित है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं बनेगा। मतलब इसको कहते हैं नो टैंजेंट, है ना। एक भी टैंजेंट यहाँ पर नहीं बन सकता। अगर कोई पूछ ले कि कितने स्पर्श रेखा बनेगा तो आप बोलेगा 0, है ना। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि हमारे पास जो वृत्त है उसी के ऊपर स्थित है, कोई पॉइंट जो है इसी वृत्त के ऊपर स्थित है, मान लो यहाँ पर पॉइंट दिया, पॉइंट P अब क्या हो गया, वृत्त के ऊपर आ गया, तो कितने स्पर्श रेखा बना सकते हैं? तो आप सिर्फ एक बना सर सकते, एक बना सकते हैं। तो सिर्फ एक स्पर्श रेखा बना सकते हो अब, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा बनेगा बिंदु P से जाने वाला सिर्फ एक स्पर्श रेखा बनेगा। इसके अलावा और कोई स्पर्श रेखा नहीं बना सकते इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। पॉइंट P से होकर के जाने वाला सिर्फ एक स्पर्श रेखा होगा। तो अगर P जो है वृत्त के ऊपर स्थित है, वृत्त पर, या बोलेगा वृत्त के परिधि पर, तो वृत्त के परिधि मतलब वृत्त के बाउंड्री पर ना, वृत्त के सीमा पर। तो वृत्त पर स्थित अगर है तो कितने स्पर्श रेखा बनेगा? तो सिर्फ एक स्पर्श रेखा बनेगा, है ना। तो एक स्पर्श रेखा बनेगा। वन टैंजेंट का केस हो जाता है ये, वन टैंजेंट। और अगर मैं बोलूं कि हमारे पास बिंदु P जो है इस वृत्त के बाहर स्थित है ना, पॉइंट P जो है इस वृत्त के बाहर स्थित है, कुछ यहाँ पर। अब बताइए यहां से कितना स्पर्श रेखा बनेगा? तो आप 2 बना सकते हो, देखिए। सर अने दो बना सकते हैं। 2 बना सकते हैं, देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ। एक तो आप बोलोगे सर कुछ इस तरीके से चला जाएगा, एक तो हमारा स्पर्श रेखा कुछ ऐसे चला गया, है ना। दूसरा कुछ ऐसा चला जाएगा, है ना। इसके अलावा और कोई नहीं बना सकते। मान लो एक और बनाने का ट्राई करते हैं बिंदु P से, तो कुछ ऐसा जाएगा, लेकिन ये स्पर्श रेखा नहीं है, तो छेदक रेखा है, ठीक है। तो इसके और आप बना ही नहीं सकते, कहीं पे बनाओगे तो आप वो छेदक रेखा बनेगा। ये तो वापस से पहला वाला हो गया, है ना। तो कह सकते हैं सर कितने बना सकते हैं? सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा बना सकते हो बाहरी बिंदु से। तो पॉइंट P अगर कहाँ है, वृत्त के बाहर है ना, वृत्त के बाहर स्थित है, तो इस केस में कितने बनेंगे? 2 स्पर्श रेखा बनेगा, 2 स्पर्श रेखा बनेगा, मतलब 2 टैंजेंट बनेगा। क्लियर है इतना? यहां तक क्लियर? तो अगर अंदर रहेगा तो एक भी नहीं, वृत्त के ऊपर रहेगा तो एक, और वृत्त के बाहर रहेगा तो 2 स्पर्श रेखा बनेगा। इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, PDF तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है। तो नो टैंजेंट अगर वृत्त के ऊपर स्थित है तो एक टैंजेंट, और वृत्त के बाहर स्थित है तो 2 स्पर्श रेखा बनेगा, ठीक। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेगा कि अगर मान लो कोई बिंदु वृत्त के अंदर में है तो कितने स्पर्श रेखा बनेंगे? तो बोलेगा एक भी नहीं।
वृत्त के ऊपर स्थित है तो कहेगा एक स्पर्श रेखा बनेगा। वृत्त के बाहर स्थित है बिंदु पी, कितने स्पर्श रेखा बनेगा उस बिंदु से जाने वाला, ठीक है, तो कहेंगे सर 2 स्पर्श रेखा बनेगा, है ना। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि एक वृत्त बना दिया और ये पूछता है कि इस वृत्त के ऊपर हम कितने, बिंदु की बात नहीं कर रहे, कोई अलग सा पॉइंट नहीं है, बस आपसे पूछ रहा है कि इस वृत्त के ऊपर हम कितने स्पर्श रेखा बना सकते हैं, तो इस वृत्त के ऊपर आप अनंत स्पर्श रेखा बना सकते हो, क्योंकि इस वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु है, ठीक है, इस वृत्त के ऊपर तो अनेकों बिंदु है ना, अनगिनत बिंदु है, हर बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा बना सकते हो, है ना, तो हर पॉइंट पर आप एक स्पर्श रेखा तो बना ही सकते हो। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हमसे बोले कि एक वृत्त के ऊपर कितने स्पर्श रेखा बनेगी तो आप कहेगा सर अनंत, लेकिन एक दिए गए बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा बनता है। क्लियर कि दोनों में क्या अंतर है, जो भी 2 क्वेश्चन मैंने करवाया यस आपको। सर। चलिए, तो इस तरीके से देखो मैं बनाकर दिखा रहा हूँ कि इसमें अनंत स्पर्श रेखाएं आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने बनाए सारे क्या है, ये जितने भी लाइन बनाए सारे के सारे स्पर्श रेखा है इस वृत्त के ऊपर, और बना सकते हैं, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ऐसे बना देंगे, एक ऐसे बना देंगे, बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा आते हैं थ्योरम नंबर 10.2। थ्योरम 10.2 क्या कहता है, तो पहले क्या करके थ्योरम सीख लें फिर क्वेश्चन करेंगे। तो थ्योरम क्या है, बाह्य बिंदु से, अच्छा स्पर्श रेखा की लंबाई से रिलेटेड है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। अगर हमारे पास एक वृत्त है, मान लो एक सर्कल बनाया और एक बाहरी पॉइंट पी बनाया, ठीक है। अब इस बिंदु पी से अगर मैं इस पे स्पर्श रेखा बनाना चाहूँ, ठीक है, एक टैंजेंट बनाना चाहूँ, तो आपको पता है इस बाहरी पॉइंट से हम 2 टैंजेंट बना सकते हैं, है ना। एक टैंजेंट हमने यस कुछ सर। ऐसे बनाया और एक स्पर्श रेखा हमने कुछ ऐसे बनाया, 2 स्पर्श रेखा बना सकते थे, दोनों हमने बनाया। एक अब यहाँ पर आपसे बोलता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, तो रेखा की तो कोई लंबाई होती नहीं है, अगर मैं कोई रेखा बना दूं तो ये तो अनंत तक बढ़ते जाता है, तो स्पर्श रेखा भी एक रेखा है ना, तो इसकी भी लंबाई होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, और कैसे डिफाइन करते हैं ध्यान रखिए। अगर कभी आपसे बोलता है स्पर्श रेखा की लंबाई, तो बिंदु पी से, बाहरी बिंदु से जहां पर ये टच किया, मतलब इस पॉइंट को नाम दे दो, मान लो ए और बी, ठीक है, मान लो नाम दे दिया ए और बी, मतलब स्पर्श बिंदु और बाहरी बिंदु के बीच की दूरी को ही हम स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। पी से लेकर के ए तक की दूरी को स्पर्श रेखा की लंबाई कहेंगे। आगे का जो दूरी है ये वाला, इसको हम लोग ध्यान नहीं देते, उसको नहीं देखना है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पी ए क्या होगा, स्पर्श रेखा की लंबाई। नीचे क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, पीबी जो होगा स्पर्श रेखा की लंबाई। समझ में आया, स्पर्श रेखा का यस लंबाई क्या सर। होगा, तो बिंदु पी से लेकर के स्पर्श बिंदु तक जहां तक वृत्त को टच किया बस वहीं तक आपको मेजर करना है, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा फिगर बनाऊं, आपसे ही पूछूंगा यहाँ पर, अगर मैं एक वृत्त बना लिया और आपको पता है कि मैं बाहरी पॉइंट से स्पर्श रेखा बनाऊं, तो आप 2 स्पर्श रेखा बना सकते हो। तो मैं दोनों स्पर्श रेखा यहाँ पर बना दे रहा हूँ कुछ ऐसे, और इस बार नाम मैंने दिया एम, यहाँ पर दिया एक्स, यहाँ पर एन, और यहाँ पर दिया वाई। मैं पूछ रहा हूँ स्पर्श रेखा की लंबाई आप पीएम को बोलिएगा या फिर पीएक्स को बोलिएगा, पीएम या पीएक्स, स्पर्श रेखा की लंबाई। सर पी एक्स से। पीएम नॉट पीएक्स, तो हमने क्या बोला, बिंदु पी से लेकर के बस जहां तक टच किया बस वहीं तक, यही दूरी आपको देखना है, ओनली यही तक, उसके आगे का दूरी नहीं देखना है, वो तो फिर अनंत तक बढ़ते जाएगा, ठीक है, इसको आप कैसे मेजर करोगे, ओके सर। तो वो आगे में जाकर अनंत तक बढ़ते जाएगा, उसको मेजर नहीं कर सकते। तो हमें जब भी स्पर्श रेखा का लंबाई मेजर करना हो तो हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, बाहरी बिंदु से जहां पर वृत्त को टच किया, तो ये पीएम जो दिख रहा है इसको हम स्पर्श रेखा की लंबाई कहेंगे, ठीक है। और नीचे बताइए पीएन, ये पीएम लेंगे, पीएक्स गलत हो जाएगा, पीएन लेंगे या फिर पीवाई लेंगे बताइए, सर पी एन। पीएन लेंगे, बढ़िया, तो यहाँ पर पीएन को लेना सही होगा, पीवाई नहीं लेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे सर स्पर्श रेखा की लंबाई पीएन होगा, ठीक है। तो बाहरी बिंदु से जहां तक वृत्त को टच किया बस वहीं तक, कई बार क्या होगा ना कि इसको मैं बनाऊंगा भी नहीं, ठीक है, आगे का ये एक सेकंड, ये तो नहीं मिटेगा, कई बार मैं फिगर ऐसे बनाऊंगा, इसको रहने देते हैं, कई बार फिगर को ही मैं ऐसे बनाऊंगा, वृत्त बनाया और स्पर्श रेखा बनाना है तो मैं बस पॉइंट से वृत्त तक ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके आगे का मेजर ही नहीं करना है, मैं यहाँ से यहाँ तक ही बनाऊंगा, इसके आगे तो मापना ही नहीं है, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से भी देखोगे तो ये दोनों क्या स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये क्यों बता रहा था, क्योंकि अगला जो थ्योरम है वो स्पर्श रेखा की लंबाई पर ही बेस्ड है। तो क्या थ्योरम कहता है, देखिए थ्योरम नंबर 10.2 काफी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बाह्य बिंदु यानी बाहरी बिंदु, कोई बिंदु बाहर में है वृत्त के, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। मतलब आपको पता है दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, स्पर्श रेखा का लंबाई कौन कौन सा है, तो बिंदु P से जहां पर ये टच कर रहा है PQ, तो PQ का जो लंबाई होगा वो PR के लंबाई के बराबर होगा। PQ और PR क्या होगा, दोनों बराबर होगा, वही चीज यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं PQ जो होगा वो PR के बराबर है, क्योंकि क्या है, दोनों स्पर्श रेखा ही है ना। तो और भी अगर मैं फिगर ऐसे बनाऊं, मान लो एक सर्किल ऐसे बना रहा हूं, और एक बाहरी बिंदु से, आपको पता है एक बाहरी बिंदु, मान लो इसका नाम इस बार P ना दे करके मैं A दे दूं। ठीक है, तो बिंदु A से मैं दो स्पर्श रेखा बना सकता हूँ। ठीक है, दो स्पर्श रेखा अगर मैं बनाऊं तो एक स्पर्श रेखा कुछ ऐसे बनाया और एक स्पर्श रेखा ऐसे बनाया। ठीक, अब यहाँ पर आप नाम दीजिए जहां पर वृत्त को टच कर रहा है। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने, मान लो PQ। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जो AP होगा, सॉरी AP नहीं, AP जो होगा वो किसके बराबर होगा बताइए, AQ। AQ के बराबर होगा। हमें पता है AP भी क्या है, स्पर्श रेखा है, और AQ भी क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो दोनों स्पर्श रेखा का जो लंबाई होगा वो बराबर होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ तक दूरी मेजर करना है। ठीक है, तो आपको जो डिस्टेंस मेजर करना है वो A से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, A से लेकर के P तक मेजर करना है। AP और AQ ये दोनों लंबाई आपका बराबर होगा बस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, AP AQ के बराबर होगा, AP और AQ दोनों बराबर होंगे। इतना क्लियर। यस सर। चलिए, अब यहाँ पर जो और इस थ्योरम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं पता होना चाहिए वो मैं नोट कर दे रहा हूँ। तो पहला तो थ्योरम यही है। चलो इस फिगर को मैं अलग ही बना देता हूँ, इस चीज को, इसको रहने देते हैं इस पेज पर, अदरवाइज बाद में रिवीजन करने का काम आएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं एक वृत्त बना रहा हूँ। मतलब थ्योरम से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग कई बार। एक बाहरी बिंदु P बनाया, बाहरी बिंदु P से मैं दो स्पर्श रेखा बना दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों का नाम दे दिया, मान लो इसका नाम दिया PA और इसको बोल देंगे PB। ठीक है, ये आपका PA और ये आपका PB। तो पहला पॉइंट तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है कि PA जो होगा वो PB के बराबर है। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, थ्योरम नंबर 10.1। उसके बाद हम यहाँ पर ये प्रूफ कैसे करते हैं, सिंपली आप क्या करते हो ना, अगर प्रूफ करने के लिए बोलेगा, हालांकि प्रूफ नहीं कर रहे अभी, केंद्र O ले लिया। अब केंद्र O से मैं क्या कर रहा हूँ, O को A से भी मिलाया, ये ध्यान दीजिए काफी इंपॉर्टेंट है। O को A से मिलाया, O को मैं B से मिला दे रहा हूँ, और O को मैं P से मिला दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आपको तीन त्रिभुज बनते हुए दिख रहे होंगे, सॉरी दो त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं। एक ऊपर में त्रिभुज दिख रहा है OAP, और एक नीचे में त्रिभुज दिख रहा होगा OBP। है ना, मैं कौन दो त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला OAP और नीचे वाला OBP, ये दो त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। ये प्रूफ कर दें कैसे, RHS क्राइटेरिया लगता है, खैर उसमें भी जा नहीं रहे। ठीक है, फिर प्रूफ करेंगे, काफी टाइम लगेगा इसमें। तो आप ये ध्यान रखिएगा, त्रिभुज ऊपर में जो दिख रहा है OAP वो सर्वांगसम होता है आपके त्रिभुज OBP के। सर्वांगसम मतलब सर्व अंग सम, सभी अंग समान होंगे, मतलब बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो कोई भी दो त्रिभुज अगर समान है, सर्वांगसम है, तो उसका संगत कोण बराबर होगा, संगत भुजा बराबर होगा, है ना, संगत भाग बराबर हो जाते हैं, हर तरह से सेम हो जाता है। तो आप सिंपली ये बोल सकते हो, सर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये केंद्र O पर जो ऊपर और नीचे वाले कोण बन रहे हैं, ये दोनों कोण बराबर बराबर हो जाएंगे। अगर ऊपर में x लिख रहा हूं तो नीचे भी x लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पता है दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो एंगल OAP जो होगा, एंगल OAP जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल OBP के। संगत भाग CPCT कहते हैं, संगत भाग बराबर होंगे। तो यहाँ पर ऊपर नीचे वाले कोण दोनों बराबर होंगे, कोण O पर, केंद्र O पर जो दोनों कोण बन रहे हैं दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो आप ये सेकंड पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा कि एंगल OAP जो होगा वो बराबर होगा एंगल OBP के। ठीक है, एंगल OBP के।
मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, नीचे में कितना बनेगा, ये भी 60 डिग्री का ही बनेगा, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ ऊपर में 50 डिग्री बन रहा है, नीचे में 50 डिग्री का ही बनेगा, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर पी पर, है ना, बाहरी पॉइंट पर जो दो कोण आपको दिख रहे हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हम कह सकते हैं एंगल एपीओ, है ना, एंगल एपीओ जो होगा वो बराबर होगा एंगल बीपीओ। तो थर्ड पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि बाहर में जो पी पर जो दो कोण दिख रहे हैं ऊपर नीचे, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। एंगल एपीओ बराबर होगा आपके एंगल बीपीओ को। ये समझ में आया। अगर मैं कह रहा हूं यस सर। कि ये वाला 20 डिग्री का कोण है, तो नीचे में कितने डिग्री का बनेगा, तो वह भी 20 डिग्री। 20 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि दोनों कोण ऊपर नीचे बराबर बराबर बन रहे हैं, तो नीचे 20 डिग्री के ही बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बीपीओ लिख दीजिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा जो आपके एग्जाम में आता है। मान लो कि अगर मैं ऐसा कोई एंगल बना रहा हूँ, फिर आते हैं उस फिगर पर आएंगे अभी। मान लो कोई एंगल बना रहे हैं ऐसे, इसका नाम दे दिया ए बी सी, एंगल ए बी सी। अब मैं कोई लाइन ऐसे बना दूं, मान लो एक रैंडम सा मैं कोई लाइन बना रहा हूं। अब ये लाइन ऐसा बनाया, मान लो इसका नाम दे दिया बी एक्स। अब ये लाइन ऐसे बनाया कि एंगल ए बी सी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण बराबर बराबर है, ये भी एक्स ये भी एक्स, ऊपर में भी 30 डिग्री, नीचे में भी 30 डिग्री। ठीक है, तो इस लाइन को बी एक्स को क्या बोलेंगे, कोण समद्विभाजक। मतलब समद्विभाजक मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो अगर कोई लाइन कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटे, तो हम क्या कहेंगे, बी एक्स लाइन कैसा लाइन है, तो बी एक्स को बोलेंगे एंगल ए बी सी का समद्विभाजक। ठीक है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटना। ठीक है, तो दो बराबर हिस्सों में बांटना समद्विभाजक है। क्लियर है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो बी एक्स क्या है, पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो वही सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा था मुझे। तो अगर आप कभी इसको यूज करिएगा ना, तो आपके एग्जाम में रीजन बताना पड़ता है। तो ये जो दो मैंने यहाँ पर लिखे हैं पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3, इसका रीजन क्या लिखिएगा, कारण में क्या लिखोगे। तो कारण में बस इतना लिख देना कि ये जो लाइन आपको ओपी दिख रहा है, ये वाला लाइन जो मैं अभी बना रहा हूँ ओपी, ये ओपी लाइन जो है वो एंगल एओबी का भी समद्विभाजक है। ये पूरा वाला एंगल को बराबर हिस्सों में बांटा, और एंगल एपीबी का भी समद्विभाजक है, इसको भी दो बराबर हिस्सों में बांटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये नोट कर लीजिएगा कि एंगल, लाइन ओपी जो है, नोट कर लेना, ओपी लाइन जो है वो एंगल एओबी तथा, क्योंकि इसको कई बार हम लोग लिखेंगे कारण में, एंगल एओबी तथा एंगल एपीबी, बाहर वाला एंगल एपीबी, इन दोनों का क्या है, समद्विभाजक। समद्विभाजक है। समद्विभाजक है, क्योंकि बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हुए मुझे दिखा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा, ओपी एंगल ओबी को भी दो बराबर हिस्सों में बांटता है, एंगल एपीबी को भी दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अब कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जहां पर स्पर्शरेखा की लंबाई निकालने के लिए बोलेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर आपसे कोण निकालने के लिए पूछेगा। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और ध्यान रखना, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं एक वृत्त बना दूं, ऐसे इसमें कोई पॉइंट नहीं है, बस नाम आपको ध्यान रखना है। अगर मैं एक पॉइंट बना दूं पी बाहर से, अब मुझे पता है इस बाहरी पॉइंट से इस वृत्त पर कितने स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, दो खींच सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए एक ही खींच रहा हूँ। ठीक है, हम खींचने के लिए बिल्कुल दो खींच सकते हैं, ऊपर दिख नीचे, मैं एक ही बना रहा हूँ अभी। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं पी से ए तक की दूरी बोलूं, पी ए को आप क्या बोलिएगा, तो इस पी ए लाइन को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई, है ना। तो अभी देखा आपने, पी से लेकर के ए तक को क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई। कई बार आपसे होगा कि स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया जाएगा, कई बार होगा कि आपसे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ लिया जाएगा, है ना। अगर मैं इसका सेंटर ओ बना दूं, और ये आप लोग मुझे बताइएगा, ओ को अगर मैं ए से मिला दूं, तो ओ ए को आप क्या बोलिएगा, ओ ए को क्या कहेंगे, केंद्र से वृत्त तक का दूरी है, ये त्रिज्या नहीं है क्या, ये त्रिज्या है ना, इसको आप रेडियस बोलोगे। तो ओ ए क्या है, इस वृत्त का त्रिज्या, यस सर। है ना। और अगर मैं ओ से पी को मिला दूं,
ओ से मैं पी को मिला दूं तो इसको क्या कहते हैं, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। तो ओ से पी को मिला देंगे तो कोई स्पेशल नाम नहीं है, सिंपली आप ओपी को क्या लिख देते हो, केंद्र, केंद्र ओ तथा पी, बिंदु पी के बीच की दूरी, है ना। तो बस ऐसा ही लिख देते हैं, इसका कोई स्पेशल नाम है नहीं, के बीच की दूरी, मतलब केंद्र और पी के बीच की दूरी, है ना। तो ओपी को क्या कहें, ओपी केंद्र और पी के बीच की दूरी है। एक मैं पॉइंट पूछ रहा हूँ यहाँ पर, मुझे बताओ कि यहाँ पर एक एंगल मुझे बनता हुआ दिख रहा है, एंगल एओपी, इस एंगल का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्यों, एंगल ओएपी 90 डिग्री तो होगा, क्यों ऐसा होगा, थ्योरम नंबर 10.1, थ्योरम 10.1 में ये तो पढ़ा था कि त्रिज्या जो होता है सर स्पर्श रेखा पर लंब होता है ना। तो कह देंगे सर यहाँ पर थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ओए जो है आपका लंब होगा आपके एपी पर, ठीक है। तो ओए एपी पर लंब है तो यहाँ पर कोण 90 डिग्री का बनेगा, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये जो त्रिभुज आपको अभी दिखने लगा, इस त्रिभुज को देखिएगा, ठीक है, जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, इसका कोई स्पेशल नाम है क्या, ओ ए पी, एक समकोण त्रिभुज है क्या ये, एक त्रिभुज जिसका यस सर। एक कोण 90 डिग्री है उसको हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, है ना। तो इसको कर्ण बोलेगा। बाकी दोनों भुजाओं को हम लंब आधार किसी को कुछ कह सकते हैं, क्योंकि थीटा नहीं है यहाँ पर गिवन, ठीक है। तो किसी को भी लंब किसी को आधार बोल देना। तो इसमें पाइथागोरस आप लगाइएगा तो सिंपली बोल सकते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण तो फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला जो सबसे बड़ा भुजा है, तो यहाँ पर हमेशा आप ऐसा रिलेशन लिख सकते हो, ओपी स्क्वायर बराबर, पी और बी में कंफ्यूज मत करना, किसी को पी किसी को बी ले लो, ठीक है, बाकी दोनों भुजा में से। तो ओ ए स्क्वायर, पी के जगह पर मैंने ओ ए ले लिया और बी के जगह पर मैंने ए पी ले लिया। तो ये रिलेशन आपको लिखने आना चाहिए, ओपी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। मैंने क्या किया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, ठीक है, पाइथागोरस। इतना तक क्लियर सभी को, बताइए। यस सर। अब आते हैं क्वेश्चन पर, जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे और कई बार आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, उदाहरण नंबर 1 देखिए, एक बिंदु Q से, एक सेकंड, बोल रहा है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। अब जो भी क्वेश्चन बोला गया उसके फिगर को बनाइए, फिगर आपके एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए मैंने फिगर नहीं बनाया। तो फिगर अब बनाइए। तो आपको पता है एक हमारे पास वृत्त है, सर्कल है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि बिंदु Q से, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, तो बाहरी एक बिंदु Q बना लीजिए, और इस यहाँ बाहर रहेगा तभी आप बना सकते हो। अब यहाँ पर से हम दो स्पर्श रेखा बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं एक ही बना रहा हूँ। तो Q से मैंने एक स्पर्श रेखा बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो मान लो इसका नाम मैंने क्यू ए दे दिया। तो हम लिख सकते हैं क्या, क्यू ए का लंबाई क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर है, दिया गया ना स्पर्श रेखा की लंबाई। तो क्यू से एक तक का लंबाई दे दिया गया आपको। क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो मतलब इसका अगर केंद्र ओ है, इस वृत्त का केंद्र अगर ओ है, तो ओ को अगर मैं क्यू से मिलाऊं तो ओ क्यू कितना दे रखा है, बताइए। 25 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू आपको पता है क्वेश्चन में दे रखा है 25 सेंटीमीटर, क्यू का ओ से दूरी। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है इस वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होगा, अगर मैं ओ को ए से मिला दूं तो ये तो त्रिज्या होगा ना, ये रेडियस है आपका, ओ ए आपसे पूछ रहा है कि ओ ए बता दीजिए इस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन तो दिख रहा है सर्कल का, लेकिन ये बनेगा पाइथागोरस से, है ना, पाइथागोरस से ही बनेगा। तो आप सिंपली बोलेगा, हमें पता है कि ओ ए जो है वो लंब है एपी पर, मतलब एंगल ओ ए क्यू जो बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, एंगल ओ ए, एंगल ओ ए क्यू क्या है, 90 डिग्री है। मतलब त्रिभुज ओ ए क्यू क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, और पाइथागोरस कैसे लगाइएगा, पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कौन सा है, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा भुजा होता है, ये हमेशा फिक्स रहेगा कर्ण, ठीक है। 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे चलो 25 लिख देंगे, पहले इसको लिख देते हैं ओ क्यू स्क्वायर
लंब आधार में कंफ्यूज नहीं करना है, किसी को लंब किसी को आधार ले लो बाकी दो में से, ठीक है। तो ओ ए लिख दिया प्लस ए क्यू लिख दिया, है ना। बस इसे पुट करिए। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है आपका 25, फिगर में लिख दो 25 सेंटीमीटर, ये लिख दो 24 सेंटीमीटर, ताकि बार बार डेटा ना दे, फिगर से ही काम चल जाए। तो ओ क्यू कितना है आपका 25 का स्क्वायर, बराबर ओ ए कितना है आपका 24 का स्क्वायर, ए क्यू, अच्छा यहाँ पर कोई गलती लिख दिया क्या, ओ ए नहीं पता ना, ओ ए तो निकालना है, ठीक है। तो ओ ए तो आपको निकालना है, तो ओ ए को ओ ए ही लेने दो। ए क्यू आपको दे रखा है ना, वो ए क्यू या फिर क्यू है 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर 625 बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576। याद हुआ सभी को, त्रिकोणमिति बोला है। यस सर। 1 से 26 तक के वर्ग आप याद रख लीजिएगा, काफी हेल्प करेगा कैलकुलेशन में, ठीक है। 1 से 26 तक के, ये करवाया अभी क्लास में। तो यहाँ से आप क्या बोलेगा सर, ओ ए स्क्वायर जो आएगा 625 में से 576 को घटा दीजिए, कितना आ रहा है बताओ घटाने पर, घटाइए 625 में से 576 घटाइएगा तो 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, है ना। तो ये हमें पता है कि ओ ए का जो वर्ग आ रहा है वो 49 आ रहा है, तो ओ ए कितना आ जाएगा, ओ ए का वर्ग 49 है, तो ओ ए कितना होगा। आप जैसे ही वर्ग हटाइएगा दूसरी तरफ वर्गमूल ले लोगे, है ना। तो वर्गमूल लीजिएगा 49 वर्गमूल का, यानी 7 गुना 7, है ना। तो कह सकते हैं 7 आ जाएगा। अगर आपको रूट ए इंटू रूट ए मिलता है या फिर रूट के अंदर ए इंटू ए मिलता है तो एक बार ये बाहर निकलेगा ना जोड़ा बनाकर, तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि बाकी दोनों सेंटीमीटर में दिए गए थे, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो इसका त्रिज्या त्रिज्या कितना 7 होगा, सेंटीमीटर आ गए। हाँ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गया, तो हम फाइनल लिख देंगे इस वृत्त का जो त्रिज्या होगा सर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया, सिंपल सा पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस थ्योरम जो आपने पढ़ रखा है पहले से। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पाइथागोरस पर ही बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, ये खुद से ट्राई कर सकते हो आप लोग, ये ट्राई करोगे आप लोग। यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु ए से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बिंदु ए की वृत्त के केंद्र से दूरी बताइए। इस बार त्रिज्या दे दिया गया है, केंद्र और बिंदु ए के बीच की दूरी पूछ रहा है ना। फिगर बनाता हूँ, फिगर बनाता हूँ पहले। तो अगर हमारे पास मान लो एक सर्कल कुछ इस तरीके से एक वृत्त है और बोल रहा है इस बार वृत्त के बाहर किसी बिंदु ए से, तो वृत्त के बाहर एक बिंदु ए बना दिया। अब यहाँ पर से स्पर्श रेखा मैं दो खींच सकता हूँ, लेकिन मैं अभी के लिए एक ही खींच रहा हूँ, ठीक है। तो एक स्पर्श रेखा बनाइए कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो नाम दे दो यहाँ पर, मान लो इसका नाम एपी दे दिया। तो एपी का लंबाई आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और वृत्त का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आप कहीं बना सकते हो, लेकिन हमारे जो मतलब का है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे पता है ओ को पी से मिला देते हैं, ठीक है। तो ओ से पी को मिलाएंगे तो ये ओपी आपको दिया गया है त्रिज्या, कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे दिया ना 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दो 9 सेंटीमीटर। फिगर में लिख दोगे तो फायदा होगा, बार बार हमें डेटा देखना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब बोल रहा है केंद्र और बिंदु ए के बीच की दूरी बताइए, तो केंद्र वो है और बिंदु ए तो बाहर में है, तो इन दोनों के बीच की दूरी बताइए, वो ए बताइए कितना होगा। कितना होगा बताओ। तो हम क्या बोलेंगे, थ्योरम 10.1 में क्या सिखाया आपको कि ओपी जो होगा वो लंब होगा पी ए पर, है ना। मतलब एंगल जो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री का है, लिखना नहीं है बस सिंबल बना देना, ठीक है। तो एंगल ओ पी ए कितना बनेगा 90 डिग्री, मतलब त्रिभुज ओपीए जो दिख रहा है वो समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज है तो वहां पर हम क्या लगा सकते हैं, त्रिभुज ओपीए में हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, चलो मैं इधर लिखता हूँ, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच कितना है आपका 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, तो यहाँ पर कर्ण है आपका ओ ए, है ना। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर पी बी किसी को लिख दीजिए, वो पी का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए ही इस बार हमको निकालना है, ओ ए पूछा जा रहा है ना आपसे, बिंदु ए और केंद्र के बीच की दूरी तो पूछ रहा है, ओ ए पूछ रहा है, तो ओ ए स्क्वायर लिख दीजिए।
ओपी स्क्वायर कितना, ओपी 9 है तो 9 का स्क्वायर, पीए कितना है 12 तो 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है, इस दोनों को जोड़ेगा तो 225 मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ओए का स्क्वायर तो आपने बता दिया 225, तो अभी तक आपने क्या किया, ओए का वर्ग बताया है 225, ओए कितना होगा बताइए। 25. 25 नहीं होगा, 25, आप 25 को 25 से गुना करेगा ना तो आपको मिलेगा 625, 25 तो नहीं होगा ना, ये वर्गमूल आएगा ना, वर्ग जब हटाओगे तो वर्गमूल लगा दोगे, 225। 15 का वर्ग याद है क्या, 15 गुना 15 कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, देखो अगर याद है तो फिर ठीक है, अब देखो मैं दो तरीके से बताता हूँ कि मान लो सर अगर नहीं ही याद है तो फिर क्या होगा, कैसे करेंगे, जैसे याद कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि याद नहीं करना होगा, याद करोगे तो आपके काफी फायदा होगा, काफी जल्दी से कर लोगे। अगर हमें याद है कि 225 जो है 15 का वर्ग है, सीधे आंसर बोल देगा ना सर ये 15 गुना 15 है, और इसका मतलब यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, तो वो ये कितना है आपका 15 सेंटीमीटर आंसर। लेकिन ठीक है याद रहेगा तो कर लेंगे सर, लेकिन अगर मान लो 225 का वर्ग नहीं याद है, मैं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या आंसर नहीं आएगा, आएगा। देखो थोड़ा आप ज्यादा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 225 जो लिखा हुआ था ना, आपको वर्गमूल निकालना था 225 का, तो इसका आप गुणनखंड करिएगा, फैक्टराइजेशन जो आपको सिखाया था, भाज्य गुणनखंड चैप्टर 1 में ही सिखाया गया होगा आपको, उसको 5 से काटिए, तो 5 से काटोगे 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 45 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेगा 5 नवा 45, फिर 3 से काटेगा 3 बार में कटेगा, फिर 3 से काटोगे 1 बार में कटेगा, एक आ गया रुक जाइएगा। तो 225 को आप क्या लिख सकते हो, वर्गमूल 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, ये लिखोगे ना गुणनखंड करके, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। अब जोड़ा में जो नंबर है उसको बाहर कर लीजिए, तो 5 का जोड़ा बन रहा है, एक बार 5 आगे आ जाएगा, 3 का जोड़ा बन रहा है, एक बार 3 आ जाएगा बाहर, तो 5 से 15 आ गया ना सेंटीमीटर, वही आया, लेकिन इतना करेंगे नहीं। Yes, sir. ठीक है, बड़ा नंबर रहेगा तो यही करूंगा, मैं भी करूंगा, अगर बड़ा नंबर रहेगा जिसका वर्ग मुझे नहीं याद हो, ठीक है, तो हम यही करेंगे। लेकिन 225 कम से कम 26 तक का वर्ग याद कर लीजिएगा कि उसको तो डायरेक्ट यूज कर सके। ठीक, चलिए तो ये दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको कोण निकालने के लिए बोला गया है, एंगल निकालने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 3, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि एक बिंदु P से, देखो फिर से फिगर नहीं दिया गया, फिगर बनाना होगा आपके एग्जाम में, यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो एंगल POA का मान ज्ञात करिए। तो मुझे इतना पढ़ के समझ में आया कि डेफिनेटली सर्कल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक मैं वृत्त बना दे रहा हूँ, ठीक है, एक मैं वृत्त बना दे रहा हूँ। इसका केंद्र बोल रहा है कि इसका सेंटर क्या है, O है, इसका सेंटर क्या है आपका, O है, और केंद्र O से यदि यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA PB, ठीक है, तो बिंदु P है बाहर में, और यहां से PA और PB दो स्पर्श रेखा खींचना है, सॉरी, दो स्पर्श रेखा आप खींचिए, PA और PB, इसका नाम भी मैं दे रहा हूं, एक का नाम दिया PA और एक का नाम PB। बोल रहा है कि दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं आपस में 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो मतलब यहाँ पर जो एंगल आपका बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 80 डिग्री का बन रहा है। आपसे पूछ रहा है एंगल POA का मान बताइए, आपसे कौन सा कोण पूछ रहा है, POA, तो P को O से मिला रहा हूं और O को मैं A से मिला दे रहा हूं। ठीक है, आपसे ये वाला कोण पूछ रहा है, कैसे निकलेगा बताओ, कैसे सॉल्व करें। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, मैं O को B से मिला देता हूँ, O को B से मिला दिया। अब यहां पर आप इस चतुर्भुज को देखिए, जो चतुर्भुज मैं अभी हाईलाइट करूंगा, OA, जिसकी भुजाएं OA है, AP है, PB है और OB है। ये क्या है, इस ये चतुर्भुज है, चार भुजा है इसमें, तो इसको आप अगर ध्यान से देखेगा तो इसमें चारों कोनों का आप जोड़ेगा तो कितना मिलेगा, 360 डिग्री, किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, चतुर्भुज OAPB में
ठीक है, ओ ए पी बी में एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी, इन चारों को जोड़ने पर आपको 360 डिग्री मिलेगा। ठीक है, ओ ए पी बी में एंगल ओ का मान हमें नहीं पता, एंगल ओ को एंगल ओ लिख दीजिए। एंगल ए का मान आपको पता है क्या? यहाँ पर कितनी डिग्री कौन बन रहा है? 90। 90 हमें पता है, एंगल ए भी 90 बन रहा है, एंगल बी भी 90 बन रहा है, क्योंकि आपको पता त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होता है। ठीक है, तो सिंपल लिखेगा यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर रहने दो, आपको पता है एंगल ए 90 डिग्री है, लिख दीजिए। एंगल पी का मान दे रखा है क्या? इस चतुर्भुज का एंगल पी 80 डिग्री 80। और एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल बी देखिए 90 डिग्री बना रखा है, बराबर 360। इन सभी को जोड़िएगा तो आपको कितना मिलेगा? एंगल ओ प्लस ये जोड़िए 90 90 180, 180 में से जोड़िएगा 260, तो ये 260 मिल जाएगा, बराबर 360। तो यहाँ से एंगल ओ कितना मिल रहा है बताओ? 360 माइनस 100। 260 मतलब 100 डिग्री मिल गया। तो हम कह सकते हैं सर एंगल ओ जो आएगा वो 100 डिग्री आएगा। मतलब अगर देखो इस क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसा पूछता ना कि आप मुझे बताइए एंगल ओ, कहने का मतलब क्या, चतुर्भुज का एंगल हो, तो एंगल ए ओ बी, ठीक है, ये पूरा एंगल। तो अगर आपके एग्जाम में बोलता है कि आप एंगल ए ओ बी बताइए, तो हम आंसर यही बोल देते हैं, 100 डिग्री आंसर कर देते। लेकिन अगर एंगल ए ओ बी ना पूछे, एंगल ए ओ बी पूछता तो 100 डिग्री कर देते, लेकिन नहीं पूछा गया, अभी आपसे बोल रहा है पी ओ ए बताइए। मतलब ये पूरा कोण अगर 100 डिग्री का है, अभी बताया था ना कि ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण दोनों बराबर बराबर होगा, तो आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? अभी बताया था कि यहाँ पर जो केंद्र ओ पर जो दोनों कोण बनेंगे दोनों बराबर बराबर बनेंगे, तो 50 डिग्री ऊपर होगा 50 नीचे होगा, तो हम सीधे ऐसा लिख सकते हैं एंगल पी ओ ए जो है, यहाँ पर जो कोण आपको दिख रहा है एंगल पी ओ ए, ये कितना होगा? एंगल ए ओ बी का आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी 100 डिग्री का आधा हो जाएगा, यानी 50 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बताइए। यस सर। यहाँ पर रीजन अगर आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन तुमने लिख रीजन लिखना नहीं लिखना है, लेकिन अगर आपके पास 3 4 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पर रीजन बोल दीजिएगा। क्या बोलेगा? ओपी जो है एंगल ए ओ बी का क्या है बताओ? ये बताया था ना, समद्विभाजक है। ठीक है, तो इसलिए बताया था कि ये रीजन आपको लिख दो। ठीक है, ओपी क्या है? ओपी लाइन पूरे एंगल का समद्विभाजक है, तो आधा कोण ऊपर बनेगा आधा कोण नीचे बनेगा, 50 ऊपर 50 नीचे, इसलिए मैंने आधा किया उसको। क्लियर? तो ये हो जाएगा। यस सर। चलिए, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा अभी, और ये एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, तो इसको ट्राई कर लीजिएगा आप। ये होमवर्क है आपका, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, स्क्रीनशॉट मत लो। होमवर्क 2 है आपका, और ये होमवर्क ही था, लेकिन इसको आप अभी ट्राई कर लीजिए। अभी ट्राई करके आंसर बताइए। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आकृति बना दिया गया, टीपी टीक्यू दो स्पर्श रेखा है, टीपी और टीक्यू। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल पीओ क्यू यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बन रहा है, तो एंगल पीटी क्यू बताइए यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा? पीटी क्यू कितना बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, आसान लेकिन इंपॉर्टेंट। तो सिंपली आपको देखना है चतुर्भुज को, चार भुज है ना यहाँ पर, तो चतुर्भुज हो गया, इसके चारों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 360 मिलेगा, है ना। लिखिए चतुर्भुज ओपी टीक्यू में चारों कोण को जोड़िए, एंगल ओ तो प्लस एंगल, 70 डिग्री। हाँ 70 डिग्री बिल्कुल सही, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल, इन तीनों को जोड़ेंगे, चारों को जोड़े 360 मिलेगा। एंगल ओ का मान आपको देखिए दे रखा है 110 डिग्री, है ना, इसको तो आप बोलेंगे सर 110 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। एंगल पी का मान कितना? 90 यहाँ पर बनेगा, 90 क्यू पर ही बनेगा। ठीक है, तो पी और क्यू तो 90 90 है ही, तो पी पर 90 लिख दीजिए। एंगल टी का मान नहीं पता, एंगल क्यू का मान 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। इन सभी को जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 110 और 90 को जोड़ेंगे 200, 200 में 90 290। जोड़ेंगे 290 डिग्री, प्लस एंगल टी बराबर 360 डिग्री। तो एंगल टी कितना आ जाएगा? 360 70। माइनस 290, तो कितना आ गया? 70 डिग्री, है ना, तो 70 आ जाएगा। 360 में से आप अगर 290 घटाइएगा 70 डिग्री आ गया।
तो एंगल टी कौन सा आया, इस चतुर्भुज का एंगल टी, तो इस चतुर्भुज का एंगल टी कौन सा है, एंगल पी टी क्यू ही तो है, एंगल पी टी क्यू ही तो आपका आ रहा है, तो एंगल पी टी क्यू पूछ रहा था आपसे, तो एंगल पी टी क्यू जो होगा वो आपका 70 डिग्री होगा आंसर। क्लियर? यस सर। चलिए इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, एक और इम्पॉर्टेंट सूचना है कि आज ये जो आपका क्लास है, अगले क्लास से आपका टाइम को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका टाइम, क्योंकि ये काफी लेट हो जा रहा है आपके बैच के लिए, ठीक है, तो मंडे से जो आपका क्लास होगा वो 5:30 बजे होगा, 5:30 पे होगा, 5:30 to 6:30, ठीक है। और आपकी क्लास गूगल मीट पर नहीं चलेंगी, आपकी क्लास यूट्यूब पर चलेंगी, है ना। तो आपको लिंक जिस तरीके से आप लोग क्लास कर रहे हो बिल्कुल सेम तरीके से आपके ग्रुप में लिंक सेंड कर दिया जाएगा। तो बस टाइम ध्यान रखिएगा, 5:30 बजे आप सभी को जुड़ना है, टाइम चेंज किया गया है। बाकी आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट हो जाओगे यूट्यूब पर और वहीं पर आपकी क्लास चलेंगी, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो उसमें ओके बताइए। सर। ठीक है।